हेलो एवरीवन, आज हम 11th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और साथ में इसका विकास के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद मानव जीवन आया, किस तरह से जो है जीव जंतुओं का इसमें निर्माण हुआ और साथ ही हम जानेंगे कि जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, और साथ ही मतलब कि इस चीज़ के बारे में क्या क्या मत दिए गए हैं उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। अब ये जो चैप्टर है वो एक कहानी के द्वारा शुरू होता है। क्या आपको ये कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं? ये तारे कैसे बने? क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है? इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की कहानी भी पढ़ेंगे। आरंभिक सिद्धांत, यानी कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उसको लेकर के शुरू में क्या सिद्धांत दिया गया था उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। यानी कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उसको लेकर के बहुत सारी इसके लिए जो अपने अपने लोगों ने जो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपनी जो एक तरीके से राय है, अपनी परिकल्पनाएं हैं वो प्रस्तुत की हैं। लेकिन उसमें से उन पुरानी परिकल्पनाओं में से सबसे ज़्यादा और सबसे लोकप्रिय जो मत माना जाता है वो जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है, जो कि 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया था जिसे निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना गया। अब इस परिकल्पना में क्या कहा गया था इसके बारे में जानते हैं। इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ जो कि सूर्य की युवावस्था से संबंध थे। बाद में 1960 मतलब कि जो ग्रह हैं उनका जो निर्माण है वो जो धीमी गति से पदार्थ घूम रहे थे उनके बादल से हुआ है। यानी कि जो छोटे पहले क्या था कि उनका ये मानना था कि जो ब्रह्मांड है इसके अंतर्गत बादल के रूप में जो पदार्थ हैं वो घूमते रहते थे। अब उनके वो जो धीरे धीरे बादल हैं, बादल के रूप में जो पदार्थ घूम रहे थे उन पदार्थों के कारण जो है वो पृथ्वी का निर्माण हुआ था और फिर वो सूर्य की युवावस्था से संबंधित है। ठीक है, फिर उसके बाद एक और मत प्रस्तुत किया गया जिसमें मतलब कि इसको ही और संशोधित करके एक बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने एक अपना भी उन्होंने एक परिकल्पना उन्होंने भी अपनी प्रस्तुत की जो कि इसी परिकल्पना निहारिका परिकल्पना से संबंधित थी। उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। यानी कि जो पूरा ब्रह्मांड है उसके अंतर्गत एक काफ़ी भ्रमणशील लोगों को जो है मतलब कि एक तरीके से भ्रम पैदा करने वाला जो तारा था वो सूर्य के नज़दीक से गुजरा। और फिर इससे क्या हुआ कि जो तारे इसके स्वरूप क्या हुआ कि तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया और वह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी कि एक उनका ये मानना था कि शुरू में एक वो निकला था तो इसमें उनका यही मानना था कि जो एक तरीके का जो ये गोला सा निकला था जो
एक तरीके से भ्रम पैदा करने वाला एक तरीके का जो ये तारा था, तारा कहें या फिर हाँ, जो भ्रम पैदा करने वाला जो तारा था, जब वो सूर्य के पास से निकला तो इस वजह से गुरुत्वाकर्षण इससे क्या हुआ कि जो तारे हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की सतह के रूप में, मतलब कि उसके पास में आने लगे और जो कुछ पदार्थ हैं वो निकलकर उससे अलग हो गए। फिर उसके बाद जो सूर्य है उसकी सतह से जो बाहर निकला, जब ये एक तरीके का जो तारा था भ्रम पैदा करने वाला, जब ये सूर्य की सतह से बाहर निकला तो फिर उसके बाद ये पदार्थ के रूप में सूर्य के चारों तरफ घूमने लग गया। तो इस तरीके से जो है वो फिर उसके बाद जब ये घूमने लगा तो फिर उसके बाद जो ग्रह हैं उनका निर्माण हो गया इसी से, उनका ये मानना था। ठीक है, यद्यपि समय के बाद हाँ, यद्यपि समय के बाद ये तारा यद्यपि कुछ समय के बाद तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। ये तर्क द्वैतारक सिद्धांत, यानी कि ये दो तारों के रूप में इस बात को मानते हैं, इसी वजह से इसको द्वैतारक सिद्धांत यहाँ पर कहा गया है। 1950 में रूस के ओटो शिमिड व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। उन्होंने इसमें जो उन्होंने संशोधन किया उसमें उन्होंने कहा कि उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम व धूल कणों से बनी थी। यानी कि उनका मानना था कि एक तरीके की निहारिका उसमें बनी हुई है, ब्रह्मांड में मतलब बनी हुई थी। तो उसमें क्या था कि हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कण थे। तो फिर उसके बाद इन कणों के जब ये कण आपस में टकराए, इनका घर्षण हुआ तो एक चपटी तश्तरी के आकार के बादल का निर्माण हो गया। फिर उस बादल फिर क्या हुआ कि और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही इन ग्रहों का निर्माण हो गया। फिर उसके बाद अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का यह या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। फिर उसके बाद बहुत सारे जो मत हैं वो परिकल्पनाएं हैं वो प्रस्तुत की गई। उनमें से सबसे ज़्यादा जो मानने वाला एक सर्वमान्य सिद्धांत अगर कहें तो जिसको आधुनिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए दिया गया था, तो उसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत। अब ये जो बिग बैंग सिद्धांत है इसको विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। मतलब कि उन्होंने ऐसा कहा कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो लगातार बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है और जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। उन्होंने ये बात कही कि जो ब्रह्मांड है वो लगातार फैल रहा है, जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और उन्होंने इसके लिए एक एग्जाम्पल समझा करके भी ये बात कही थी कि अगर आपको ये चीज़ सिद्ध करनी है तो अगर आप एक जो गुब्बारा होता है, गुब्बारा पर आप निशान लगाइए पेन से। निशान लगाने के बाद फिर उसके अंदर हवा भरिए। हवा भरने के बाद आप देखेंगे कि जो आपने उसके ऊपर वो लगाए हैं, बिंदु लगाए हैं, तो वो बिंदु जो है वो एक दूसरे से लगातार दूर जाते रहेंगे। यानी कि जितना आप उस गुब्बारे को फैलाएंगे उतना ही ये जो है वो दूर जाते रहेंगे। लेकिन फिर उसके बाद फिर से सवाल उठा के ये दूर तो जा रहे हैं लेकिन ये अपनी आकृति में भी बड़े हो रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के पूरी तरीके से उन्होंने कोई जो है इसको सिद्ध नहीं कर पाए वो इस चीज़ को कि यानी कि फिर उसके बाद जब इस बात को कहा गया कि आकाशगंगा का विस्तार को, इस चीज़ को वो सिद्ध पूरी तरीके से नहीं कर पाए थे। इसीलिए जो गुब्बारे का जो एग्ज़ाम्पल है, गुब्बारे का जो उदाहरण उन्होंने दिया वो आंशिक रूप से ही सही माना जाता है। मतलब कि पूरी तरीके से नहीं, बल्कि कहीं कहीं पर ये सही माना जाता है कि दूर जा रहे हैं, बस इतनी चीज़ को सही माना जाता है। बल्कि जो आकृति इनकी बढ़ रही है इस चीज़ को ये सही नहीं माना जाता है। इसलिए पूरी तरीके से गुब्बारे का जो उदाहरण है वो इसमें फिट नहीं बैठता।
अब बिग बैंग सिद्धांत में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बातें कहीं, इस चीज़ को हम देखते हैं कि इसका विस्तार जो है वो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का जो विस्तार है किन किन के तरीके से हुआ है, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है। इसमें उन्होंने कहा था कि जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। मतलब कि उनका मानना था कि सबसे पहले क्या था, एक छोटा सा गोला था जिससे क्या हमारा पूरा ब्रह्मांड बना। उनका मानना था कि सबसे पहले एक छोटा सा गोलक था जिसको उन्होंने एकाकी परमाणु के रूप में माना है। तो उस गोले का जो आयतन था वो बहुत ही छोटा, लेकिन जो उसका तापमान था वो बहुत ज़्यादा था और उसका घनत्व भी बहुत ही ज़्यादा था, मतलब कि अनंत। तापमान और घनत्व ये दोनों अनंत थे और जो उसका आयतन था वो बहुत ही छोटा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो छोटा सा गोला था, एकाकी परमाणु के रूप में जो छोटा सा गोलक था, अभी ये इस गोलक का जो है वो विस्फोट हो जाता है, बहुत ही भीषण विस्फोट होता है। मतलब कि वो एक तरीके से उसके अंदर जब विस्फोट होता है तो फिर क्या हुआ कि इस विस्फोट के बाद इस प्रक्रिया के बाद जो है वो ये लगातार बड़ा होता गया, यानी कि जो ये छोटा सा गोला था फिर इसके अंदर जब विस्फोट हुआ तो ये लगातार बड़ा होता गया, अपने आकार को बहुत ही बड़ा करता गया। फिर उसके बाद ये भी मानना है वैज्ञानिकों का कि जो बिग बैंग की जो घटना है वो आज से उन्होंने समय भी दिया है कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। और साथ में ये भी माना जा रहा है कि जो ये छोटा सा गोला था जब इसका विस्फोट हुआ ये बड़ा होने लगा और बड़ा होने के बाद मतलब कि ये आज भी ये मानते हैं, मतलब कि ये भी माना जाता है कि जो वो गोला है वो लगातार आज भी बढ़ रहा है। और फिर उसके बाद क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो ब्रह्मांड है वो लगातार उसका आकार बढ़ता ही जा रहा है, ये माना जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो हम देखें तो जो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये गोला बड़ा होता गया, जो एकाकी परमाणु था छोटा सा गोला था, विस्फोट के बाद जब बड़ा होता गया फिर क्या हुआ कि इसके अंदर जो है वो ये इसके अंदर क्या हुआ कि विस्फोट के बाद जो इसकी गति थी वो धीरे पड़ गई, मतलब कि और साथ में जो ये गोला था वो एक तरीके से पारदर्शी हो गया, मतलब कि इसके आर पार जो है वो दिखना शुरू हो गया। फिर उसके बाद विस्तार फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार जैसे हम जानते हैं कि आज भी जारी है। विस्तार के कारण जो ऊर्जा थी, जब इसका विस्तार होता जा रहा है तो विस्तार के कारण जो है वो इसकी जो ऊर्जा है वो पदार्थों के रूप में परिवर्तित हो गई। इसके अंदर ऊर्जा थी छोटे से गोले के अंदर, अब उससे क्या हुआ कि वो जो पदार्थ हैं वो बनने शुरू हो गए, छोटे छोटे जो पदार्थ हैं वो बनने शुरू हो गए। फिर जब विस्फोट हुआ तो उसके 1 सेकंड के बाद मतलब कि एक छोटे से सेकंड के अल्पांश के बाद ही जो वृहत विस्तार है वो होना शुरू हुआ था। इसके बाद विस्तार की जो गति है वो धीमी पड़ गई, यानी कि जो शुरू में जब इसके अंदर विस्फोट हुआ था छोटे से गोले के अंदर तो 1 सेकंड के अंदर ही बहुत बड़ा ये हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद मतलब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, यानी कि इसकी जो गति थी वो एक तरीके से धीमी पड़ गई। और बिग बैंग होने की जो आरंभिक 3 मिनट थे उसके अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हो गया, क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा थी और ऊर्जा से ये भी माना जाता है कि जो साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ को सिद्ध करते हैं कि जो ऊर्जा है उससे पदार्थ बन जाते हैं। तो इसी तरह से कहा गया कि जो इसके अंदर ऊर्जा थी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी, इसके अंदर तापमान था, तो ऊर्जा जो थी वो पदार्थों के रूप में परिवर्तित होती गई, जिस वजह से जो है वो हमें बहुत सारे जो ये सब चाँद तारे और ये पृथ्वी वगैरह सब ये देखने को मिलते हैं। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान, यानी कि जब बिग बैंग की घटना हुई फिर उसके 3 लाख वर्षों के अंदर तापमान जो है वो 4500 केल्विन यानी कि 4500 केल्विन तक ये इसका तापमान कम हो गया, गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हो गया। एक परमाणु के आकार का जो पदार्थ था उसका निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, ब्रह्मांड के फिर आर पार देखा जा सकता था। ब्रह्मांड का जो विस्तार है उसका अर्थ यहाँ पर समझाया गया कि जो ब्रह्मांड का विस्तार है वो आकाश गंगाओं के बीच की जो दूरी है उसमें विस्तार का होना है। हॉयल ने इसका जो विकल्प है वो स्थिर
स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया है इसको। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय एक ही जैसा रहा है। यानी कि इस चीज़ को जब ये जो परिकल्पना दी गई, बिग बैंग का जो सिद्धांत है जब ये दिया गया, तो इसके बाद क्या हुआ था कि होयल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस चीज़ को, इन सारे नियमों को तो माना, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है। बल्कि इन्होंने माना कि जो ये है ब्रह्मांड है, जो ये एक ब्रह्मांड है, तो इसको माना कि ये स्थिर अवस्था संकल्पना, यानी कि एकदम स्थिर है। जिस वजह से इसको स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से जाना गया, जो होयल के द्वारा ये विकल्प माना गया था। इस संकल्पना के अनुसार उन्होंने कहा था, होयल ने, कि जो ब्रह्मांड है वो किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है, यानी कि वो बढ़ नहीं रहा है, ऐसा माना जाता है, ऐसा उन्होंने माना। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी बहुत सारे जो प्रमाण हैं वो मिल गए, बहुत ज़्यादा आगे भी मिलते रहे, तो उन्होंने क्या करा कि जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का जो पूरा समुदाय था, उन्होंने फिर उसके बाद और अब भी ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो विस्तार सिद्धांत के रूप में ही उन्होंने माना। यानी कि उन्होंने इनकी बात को नहीं माना, जो बहुत सारे वैज्ञानिक समुदाय थे उन्होंने इनकी बात को नहीं माना, बल्कि इसी बात को माना कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है। अब हमने ये तो जान लिया कि जो एक छोटे से गोले से किस तरह से जो है वो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर तारों का किस तरह से निर्माण हुआ। तारों के निर्माण के बारे में हम देखते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। यानी कि जो पहले शुरू में जब ये विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड बना, तो इसके अंदर क्योंकि ऊर्जा बहुत ज़्यादा थी, फिर ऊर्जा से पदार्थों के रूप में ऊर्जा परिवर्तित होने लगी, तो ऊर्जा जो थी और जो ये पदार्थ थे वो एक जगह पर मतलब कि ऐसा नहीं था कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर समान रूप से बँटे हुए हों, ऐसा नहीं था, बल्कि कहीं पर तो बहुत ज़्यादा पदार्थ और ऊर्जा और कहीं पर बहुत कम। तो इस तरीके से जो है वो इनका जो वितरण था वो समान नहीं था। और घनत्व में आरंभिक भिन्नता से, यानी कि जो इसका घनत्व था उसकी जो आरंभिक भिन्नता थी उसके कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें भी भिन्नता आ गई। यानी कि जब इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल आया तो गुरुत्वाकर्षण भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से देखने को मिला। इससे क्या हुआ कि जो पदार्थ है उसका एकत्रण होना शुरू हो गया। यानी कि जो ऊर्जा थी, पदार्थ थे उसके अंतर्गत, तो जो पदार्थ थे उन पदार्थों का जो है वो आकर्षण होना शुरू हो गया। यानी कि जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल था, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ कि जो जहाँ पर जो पदार्थ थे वो पदार्थ एक जगह को आना शुरू हो गए, यानी कि इकट्ठा होना शुरू हो गए। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। इसी से क्या हुआ कि जो आकाशगंगाएं हैं वो बन गईं अलग अलग, मतलब कि जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर एक अलग आकाशगंगा बन गई, और फिर जहाँ दूसरी जगह पर हुआ तो वहाँ पर एक अलग आकाशगंगा बन गई। इस तरीके से जो है वो लाखों आकाशगंगाएं जो है वो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। ये इस बात को कहा जाता है। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का जो समूह होता है। यानी कि अब ये जो आकाशगंगा है, ये जो आकाशगंगा बनी, इस आकाशगंगा के अंदर भी बहुत ही सारे लाखों तारे मौजूद होते हैं। असंख्य तारों का जो है, असंख्य तारे, यानी कि लाखों भी नहीं कहेंगे बल्कि असंख्य तारों का इसके अंदर समूह मौजूद होता है। आकाशगंगा का जो विस्तार है इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हज़ारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। यानी कि जो आकाशगंगाएं हैं उनका विस्तार इतना ज़्यादा है कि इनकी जो बीच की दूरी है उसको भी नहीं मापा जा सकता। यानी कि एक आकाशगंगा का अगर हम बात कर लें, अगर हमने मान लिया कि एक आकाशगंगा का हमको पता है, तो अगर हमने उस आकाशगंगा का जो विस्तार है, यानी कि कितने उसमें फैली हुई है एक आकाशगंगा, हम उसको भी नहीं माप सकते। यानी कि अगर हम वैसे ही कह देते कि ये जो आकाशगंगा है वो प्रकाश वर्ष, उसको मान लिया जाता है कि इतने प्रकाश वर्ष में है। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि जो प्रकाश है वो प्रकाश वर्ष एक दूरी है। यहाँ पर प्रकाश वर्ष एक दूरी है, मतलब कि प्रकाश वर्ष का यहाँ पर मतलब है कि जो प्रकाश वर्ष है, एक वर्ष में जो प्रकाश जितनी दूरी तय कर सकता है, यानी कि एक वर्ष के अंतर्गत जो प्रकाश है वो जितनी दूरी का तय कर सकता है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो आकाशगंगाओं का जो विस्तार है वो
अगर हम एक आकाशगंगा की बात करें तो उसका जो व्यास है आकाशगंगा का, एक अकेली आकाशगंगा का, वो 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। यानी कि पूरा पक्का नहीं पता है, बल्कि इसको ऐसा ऐसा माना जाता है कि जो एक आकाशगंगा को अगर हम लें तो एक आकाशगंगा का जो व्यास है उसका जो पूरा का पूरा कहाँ तक फैली हुई है, तो उसका जो व्यास है वो 80,000 से लेकर के 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है, ऐसा माना जाता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की जो शुरुआत है, यानी कि जो आकाशगंगा बनी, अब हम उसको देखते हैं। अब आकाशगंगा का जो निर्माण है उसकी जो शुरुआत है वो हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। यानी कि जो आकाशगंगाएँ हैं उसकी जो शुरुआत हुई थी वो कैसे बना था, तो जो हाइड्रोजन गैस है उसके बहुत बड़े-बड़े बादल थे, विशाल बादल थे। फिर जब वो इकट्ठा होने शुरू हुए तो उससे क्या हुआ कि जो आकाशगंगाएँ हैं उनका निर्माण हुआ और इसे निहारिका कहा गया। यानी कि जब ये जो हाइड्रोजन गैस के बड़े-बड़े बादल थे, जब ये एक जगह इकट्ठा होने शुरू हुए तो इसको निहारिका कहा गया। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, गैस के बड़े विशाल बादल होंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि जो इस निहारिका के अंदर जो है वो गैस के झुंड जो है वो विकसित हो जाएंगे। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन गए। यानी कि ये जब झुंड लगातार बढ़ते गए तो ये इतने घने हो गए कि बहुत ही घने गैसीय पिंड बन गए, जिनसे तारों का जो निर्माण है वो होना शुरू हो गया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो तारों का निर्माण है वो लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। अब हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो प्रकाश वर्ष है वो समय का नहीं वरन दूरी का माप है। प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कि जो प्रकाश है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। अब आप सोच सकते हैं कि एक वर्ष के अंतर्गत जो सेकंड होते हैं उन सेकंडों में, यानी कि पूरे प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी जो है वो प्रकाश तय करेगा, इनके लिए हमारे पास शायद नंबर भी ना हो। नंबर है ही नहीं, मतलब कि इतने ज़्यादा हम इसको नंबर में नहीं बता सकते। इसलिए प्रकाश के रूप में बताया कि प्रकाश वर्ष इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.461112 किलोमीटर के बराबर है। प्रकाश व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। यानी कि ऐसा भी सिर्फ माना गया है कि इतना हो सकता है, क्योंकि सूर्य के पास जाना भी, यानी कि सूर्य के करीब तक जाना भी, सूर्य के अगर हम काफ़ी दूर भी रहेंगे ना, फिर भी अगर हम वहाँ तक जाएंगे तो फिर जल जाएंगे। इसी वजह से ये सिर्फ ऐसा माना गया है कितना हो सकता है, यानी कि ऐसी इतनी दूरी मानी गई। कितनी दूरी हो सकती है कि 14,95,98,000 जो किलोमीटर की दूरी है वो इतनी हो सकती है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ग्रहों का निर्माण है वो किस तरह से हुआ है। ये तो देख लिया हमने कि जो तारे हैं वो किस तरह से उनका निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं ग्रहों का निर्माण किस तरह से हुआ है। ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड है। यानी कि जो तारे हैं वो निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड है, जिसकी हमने अभी देखा कि जो निहारिका बनी थी तो उस निहारिका के अंदर जो है वो तारे बहुत सारे गुंथित झुंडों के रूप में हैं, गैस के गुंथित झुंडों के रूप में। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हो गया। यानी कि ये जो निहारिका है इसके अंदर जब गुरुत्वाकर्षण बल हुआ तो उससे क्या हुआ कि जो गैस है उस गैस एक गैसीय मतलब कि जो गैसीय बादल है उसकी वजह से जो है वो क्रोड बन गई। एक तरीके से निहारिका के अब अंदर की बात हो रही है। निहारिका के अंदर एक क्रोड बन गई
उस क्रोड के निर्माण के बाद क्या हुआ कि इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तश्तरी विकसित हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो क्रोड बनी है गैसीय बादल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैसीय बादल में क्रोड का जब निर्माण हो गया तो फिर इस क्रोड के चारों तरफ जो गैस के धूल के कण थे वो उसके चारों तरफ घूमने शुरू हो गए। एक तरीके से तश्तरी के रूप में जो है वो इसके चारों तरफ घूमने लग गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गैसीय बादल का जो संघनन है वो शुरू हो गया, यानी कि जो गैसीय बादल है वो एक जगह इकट्ठा होकर के आना शुरू हो गए। जब इनका संघनन हुआ, ये आपस में आने लगे तो क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। यानी कि जिससे पहले एक क्रोड बनी, क्रोड के बनने के बाद क्योंकि गैसीय गोले के अंदर क्या था, बहुत सारे जो निहारिका है, निहारिका के अंदर बहुत सारी धूल थी और गैस थी, कण थे। तो इस क्रोड के बनने के कारण बनने के बाद जब जो गैसीय बादल हैं वो पास में आने शुरू हुए तो सारी जो धूल थी वो क्रोड के चारों तरफ आकर के चिपक गई। उस क्रोड के चारों तरफ जब आकर के चिपक गई तो फिर उससे क्या हुआ कि जो गोले हैं, छोटे छोटे से गोले वो बन गए। एक क्रोड से छोटे छोटे जो गोले हैं वो बन गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये छोटे गोले संसंजन यानी अणुओं के पारस्परिक आकर्षण द्वारा ग्रहणों में विकसित हुए। यानी कि ये जो गोले बने थे छोटे छोटे, जब इनका ये जो गोले हैं वो अणुओं के पारस्परिक आकर्षण की जो प्रक्रिया थी उससे बने और जो है वो ग्रहणुओं के रूप में विकसित हुए। यानी कि जो गोले थे उनको ग्रह अणु कहा गया। संगठन की प्रक्रिया द्वारा, संगठन मतलब कि एक तरीके से इनका आपस में आना, उसकी प्रक्रिया के द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हो गए। यानी कि संगठन की प्रक्रिया का मतलब यहाँ पर है कि जो गोले थे, छोटे छोटे गोले जो बने थे, अब वे जो गोले हैं वो जब पास में आने शुरू हुए, थोड़े थोड़े पास में आने जब शुरू हो गए और साथ में आकर के जब मिलने शुरू हो गए तो जो प्रक्रिया कहलाई वो संगठन की प्रक्रिया कहलाई। अब इस संगठन की प्रक्रिया से जो गोले थे वो एक जब वो पास में आने शुरू हो गए और आकर के आपस में जुड़ गए, सारे गोले छोटे छोटे, यानी कि थोड़े से गोले जो हैं एक साथ जुड़ गए। फिर थोड़े और जो दूसरे हैं, दूसरी क्रोड बनी, फिर उस पर आकर के जो गोले हैं वो जो है वो चिपक गए। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे गोले जब आपस में आकर के जुड़ गए तो इन जुड़े हुए छोटे छोटे गोलों से एक बड़े गोले का निर्माण हो गया। अब क्योंकि जो छोटे छोटे गोले थे उनको तो ग्रह अणु कहा गया, लेकिन जब ये ग्रह अणु यानी कि छोटे छोटे गोले जब ये बड़े रूप से आकर के जुड़ गए तो फिर इनको जो है वो ग्रह कहा गया। ठीक है, यानी कि इस तरीके से जो है वो ग्रहों का निर्माण हुआ। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहणों के सहवर्धित होने पर यानी कि आपस में जुड़ने पर कुछ बड़े पिंड यानी कि ग्रहों के रूप में बन गए। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं इस तरीके से जो है वो जो ये ग्रह हैं उनका निर्माण हो गया। अब हम देखते हैं हमारा जो सौर मंडल है उसका निर्माण कैसे हुआ। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। ठीक है, यानी कि निहारिका जिसके अंदर बहुत सारे तारे मौजूद हैं, तो तारे, धूलकण वगैरह ये सब मौजूद हैं। तो निहारिका को जो है वो सौर मंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की जब शुरुआत हुई तो उसके लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। हमारे सौर मंडल में सूर्य जो कि एक तारा है और साथ ही 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं, लाखों छोटे पिंड हैं और जो जैसे क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े, धूमकेतु एवं बृहत मात्रा में धूलकण व गैस हैं। यानी कि सौरमंडल के अंदर इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं, यानी कि अंदर के ग्रह होते हैं और ये साथ में ये छोटे भी होते हैं क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। क्योंकि
जो सूर्य है, सूर्य के बिल्कुल पास पास में पहले बुध ग्रह है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर उसके बाद क्या है, एक क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है। उस पट्टी और जो सूर्य है इसके बीच में चारों ग्रह हैं। इसी वजह से इनको जो है भीतरी ग्रह भी कहा जाता है, या फिर आंतरिक ग्रह भी इनको कहा जाता है। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। इसका अर्थ होता है कि ग्रह पृथ्वी की भांति, पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी की भांति ही शैलों और वस्तुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह जैसे गैस से बने विशाल ग्रह हैं, यानी कि जो बाद के जो ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, या फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो 4 ग्रह हैं, ये इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। और ये जो ग्रह हैं ये गैस से बने हुए हैं, गैस से बने हुए और काफ़ी बहुत बड़े बड़े ये ग्रह हैं। इनको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। जोवियन का अर्थ होता है कि बृहस्पति की तरह, जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति की तरह, ठीक है। और पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी की तरह। इसी वजह से जो अंदर के 4 ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह, उनको पार्थिव ग्रह यानी कि पृथ्वी के जैसे ग्रह, और जो बाद के 4 ग्रह हैं उनको जोवियन ग्रह यानी कि बृहस्पति के जैसे ग्रह इनको कहा जाता है। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ था। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे जाने वाले खगोलीय पिंड, जिसमें से कि 2003 UB 313 तथा प्लूटो को बोने ग्रह कहा जा सकता है। इनको हमारे सौरमंडल से संबंधित कुछ जो तथ्य हैं वो इस सारणी में दिए गए हैं यहाँ पर, अभी हम देखेंगे। फिर उसके बाद है भीतरी ग्रह पार्थिव, जबकि दूसरे ज़्यादातर ग्रह गैसीय ग्रह हैं। ऐसा क्यों? अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैंने आपको इस चीज़ के बारे में समझाया कि पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं और साथ ही जो गैसीय ग्रह हैं उनको ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है। पार्थिव व जोवियन ग्रहों में अंतर निम्न परिस्थितियों के फलस्वरूप हो सकता है। क्या परिस्थितियां हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको देख लेते हैं सौरमंडल के बारे में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अगर इनकी दूरी की बात करें तो 0.387, इसकी 0.732, इसकी 1.00, इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। सूर्य से दूरी खगोलीय एकक में है, अर्थात अगर पृथ्वी की मध्यमान दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर तक एक एकक के बराबर है, घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में है। यहाँ पर जो घनत्व दिया गया है वो प्रति घन सेंटीमीटर में है। और अर्धव्यास का मतलब अगर भूमध्य अर्धव्यास 6378.137 किलोमीटर बराबर 1 है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस जो पार्थिव और जोवियन ग्रह हैं इनके बारे में कि इनमें क्या क्या अंतर हैं, क्या क्या परिस्थितियां हैं इनकी के जिनके द्वारा इनको पार्थिव और जोवियन ग्रह कहा जाता है। पार्थिव और जोवियन ग्रह को गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। इसके बारे में आप अब यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए समझते हैं। पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई। यानी कि जो पार्थिव ग्रह हैं वो जनक तारे के बहुत समीप बने। जो जनक तारा था उसके बहुत ही पास में बने, जहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण बहुत ज़्यादा इसका तापमान था, तो गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी नहीं हो सकी। जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई। यानी कि जो पार्थिव ग्रह हैं वो सूर्य के पास में हैं। अब सूर्य का जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि जो शुरू के 4 ग्रह हैं वहाँ पर वो उनको गैसीय ग्रह नहीं हैं। इसी वजह से, क्योंकि वहाँ का जो तापमान है ज़्यादा तापमान की वजह से जो है गैसें वो रुक नहीं पाई वहाँ पर।
इस वजह से ये जो है वो गैस से नहीं बनी है। और जो बाद के जो 4 ग्रह हैं, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, इस वजह से जो है वो गैसीय ग्रह उनको कहा जाता है। ठीक है। सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी। यानी कि जो सौर है वो सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी। अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस व धूल के कण उड़ा ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो कम रही। जो पार्थिव ग्रह हैं, अंदर के ग्रह हैं, वो छोटे होने की वजह से इनकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुकी नहीं रह सकी। क्योंकि जो ग्रह हैं उनसे जो है वो गैस निकली थी, तो ये जो गैस निकली इन ग्रहों से, तो वहाँ पर पार्थिव ग्रहों पर नहीं रुक पाई, क्योंकि वहाँ का जो तापमान है वो ज़्यादा था। ठीक है, ज़्यादा है, इस वजह से। अब हम देखते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। यानी कि पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। यानी कि जिस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के बहुत सारे संबंधित मत जो है वो प्रस्तुत किए गए, उसी तरह से जो है वो चंद्रमा के लिए भी प्रस्तुत किए गए। सन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे। यानी कि उनका पहले क्या 1838 में जो सुझाव दिया गया था, उसमें कहा गया था कि जो पृथ्वी है, शुरू में जो पृथ्वी थी और साथ में जो चंद्रमा था, वो तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। यानी कि पहले एक ही पिंड था। यह पूरा पिंड डंबल बीच से पतला व किनारों से मोटा की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंततः टूट गया, जिसके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। यानी कि इसमें क्या हुआ कि जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी है पहले एक डंबल पिंड के रूप में थी। यानी कि बीच से जो पतली थी और किनारों से मोटी थी। इस वजह से इस आकृति में जो है वो परिवर्तन हुआ और फिर ये जो है वो टूट गई। टूटने की वजह से जो है चंद्रमा का निर्माण हो गया और जहाँ से टूटी वहाँ पर माना जाता है कि वहाँ पर प्रशांत महासागर मौजूद है। यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि अब के जो वैज्ञानिक हैं वो इसको स्वीकार नहीं करते, बल्कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के ऊपर उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति बड़े टकराव का नतीजा है। यानी कि विश्वास इसमें किया जाता है कि जो चंद्रमा की उत्पत्ति है वो एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लैट कहा गया। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर से पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बना। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्षों पहले हुई। इसी सिद्धांत को जो है वो अब माना जाता है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी का उद्भव किस तरह से हुआ। क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रक्रिया जरूर घटी होगी जिस वजह से इतना एक बिल्कुल वीरान ग्रह से इतनी सुंदर ग्रह में वो परिवर्तित हो गई। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ है।
पृथ्वी की संरचना परतदार है। अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो जो पृथ्वी की संरचना है वो परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के करोड़ तक जो पदार्थ हैं वे एक समान नहीं हैं। मतलब कि यहाँ पर आप इस चीज़ को समझें कि जो यहाँ पर करोड़ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो ये वही करोड़ है जिससे पर आकर के जो पदार्थ हैं वो धूल के कण हैं वो आकर के चिपके थे। अब क्योंकि सबसे अंदर का भाग यही होता है और सबसे शुरू में इसी पर आकर के जो है वो धूल के कण आकर के चिपकने शुरू हुए, फिर गोला बना, फिर उस गोले से एक छोटे छोटे गोलों से बड़ा गोला बना, फिर उन बड़े जो है वो गोले के बाद काफ़ी प्रक्रिया के बाद जो है वो ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है। अब क्योंकि सबसे पहले करोड़ का इसमें निर्माण हुआ था। अब सबसे अंदर का जो भाग है इसी वजह से करोड़ उसको कहा गया है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो वायुमंडल का सबसे ऊपर का भाग है जिस पर हम रहते हैं, यहाँ से लेकर के जो करोड़ तक का भाग है, जो पदार्थ है वो एक समान नहीं है। यानी कि इसकी जो परतें हैं वो अलग अलग तरीके से बटी हुई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सबसे ऊपर की परत है वो सियाल, फिर सीमा, फिर निफे, इस तरह से वो बटी हुई है। तो ये वे एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। यानी कि जो सबसे ऊपर के जो हमारी परत है, वायुमंडलीय पदार्थ का जो घनत्व है वो सबसे कम है। और पृथ्वी की सतह का जो सबसे अंदर का जो भाग है उसका जो तापमान है वो उसका जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी की सतह के अंदर जैसे हम देखते हैं, इसके भीतर का जो भाग है वो उसके अंदर अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं हैं। ठीक है। इनके जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो अलग अलग परतें बटी हुई हैं तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं स्थलमंडल के बारे में। ग्रह अणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। यानी कि ग्रह अणु जैसे हमने पढ़ा था, ग्रह अणु जो छोटे छोटे गोले थे, फिर उसके बाद बड़े गोले के रूप में ये इकट्ठा हुए। तो ग्रह अणु जो दूसरे खगोलीय पिंड थे वो ज़्यादातर जो एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने थे। उल्काओं के अध्ययन से हमें पता चलता है कि जो बहुत से ग्रहाणु हैं उनके इकट्ठा होने से ग्रह बने हैं। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संगत हो रहा था तो इन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई और क्रिया जारी रही। उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने व गलने लगा। ऐसे यानी कि जो है जब ये जो छोटे छोटे गोले थे और ये बड़े गोले के रूप में जब विकसित होना शुरू हुए, आपस में ये जब गोले थे वो जुड़ना शुरू हुए, तो इससे क्या हुआ कि जुड़ने के बाद क्या हुआ कि जो गोले थे इसके अंदर से बहुत ज़्यादा इसमें ऊष्मा निकलनी शुरू हो गई। इसका जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इस वजह से जो ये गोले हैं, छोटे छोटे गोले हैं, वो पिघलने शुरू हो गए और पिघलने और गलने शुरू हो गए। और पिघलने की वजह से क्या हुआ, जैसे शुरू में अगर हम किसी भी चीज़ को चिपकाते हैं तो अगर हम मान लीजिए किसी भी छोटे छोटे गोलों को अगर हम चिपकाएंगे तो वो अलग ही अलग दिखेंगे कि यहाँ पर ये वाला गोला है, यहाँ पर ये वाला गोला है, लेकिन हमारी पृथ्वी तो एकदम गोल दिखाई देती है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसका जो तापमान है वो बढ़ गया था जब ये आकर के चिपके थे, और चिपकने की वजह से जब तापमान जो है वो बढ़ा और जो ये इसके ऊपर की जो परत थी, मतलब कि जो पूरा का पूरा सा ऊपर से लेकर अंदर तक ये सब पिघलना शुरू हो गया। पिघलने की वजह से क्या हुआ, ये एक पूरे के एक बड़े गोले के और एकदम स्मूथ तरीके से ये बन गया, यानी कि पूरा एक बड़ा जो है वो पिंड बन गया। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ था। अत्यधिक ताप के कारण जब इसका जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा था तो पृथ्वी आंशिक रूप से, यानी पूरी तरीके से नहीं बल्कि आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। जैसा हम देखते हैं कि जो पृथ्वी हमारी ऊपर का तो इसका भाग एकदम ठोस है, लेकिन जैसा हम अध्ययन करते हैं कि जो बिल्कुल अंदर का भाग है जहाँ पर करोड़ है, तो करोड़ के जो आसपास का क्षेत्र है वो बिल्कुल जो है वहाँ वो तरल रूप में आज भी मौजूद है। यानी कि जैसे जैसे जो उसका जो तापमान था, पूरे ब्रह्मांड का जो तापमान था, फिर जब
वो उसकी वजह से वो पिघलना शुरू हुआ। जब तापमान जो है वो ठंडा हो गया ऊपर का, तो ऊपर का जो भाग था वो एकदम ठोस हो गया, और लेकिन जो अंदर का जहाँ तक कि ठंडा होता गया ठोस होता गया, लेकिन जैसे जैसे अंदर तक वो जो है वो पूरी तरीके से हवा वगैरह वो जो है वो नहीं पहुँच पाई, जिस वजह से अंदर का जो भाग है वो तरल ही रूप में रह गया। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि लावा जो है वो उसी तरल भाग में से निकलता है। और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले जो पदार्थ हैं, उनका जो घनत्व है वो अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। यानी कि क्योंकि पृथ्वी, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, इसके अंतर्गत इसी वजह से जब ये इसका जो तापमान है वो बढ़ गया, तो इस वजह से क्या हुआ कि जो इसके अंदर के जो पदार्थ थे, जितने भी पदार्थ थे, अगर हल्के पदार्थ थे तो वो ऊपर आना शुरू हो गए, ऊपर आकर के रुक गए, लेकिन जो भारी पदार्थ थे वो नीचे जाना शुरू हो गए, जहाँ पर तरल भाग था। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ इसके लिए, तो जैसे हम देखते हैं, अगर हम किसी भी बर्तन में पानी लें और पानी में पत्थर डालें, तो उसका क्योंकि घनत्व ज़्यादा होगा तो वो अंदर बैठ जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा। लेकिन अगर हम उसी में कागज़ डालें तो कागज़ ऊपर रुक जाएगा। तो इसी तरीके से जिन जिनका घनत्व ज़्यादा था, जिन जिन खनिज पदार्थों का घनत्व ज़्यादा था, तो वो अंदर की तरफ जाते गए, करोड़ के पास तक जाते गए। फिर जिनका जो है वो घनत्व कम था वो ऊपर ही रुकते गए। तो इस तरीके से जो है वो इस तरीके से जो वो हल्के और भारी घनत्व वाले मिश्रण वाले जो पदार्थ थे, उनके घनत्व के अंतर के कारण अलग होने शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए, क्योंकि लोहा Fe यानी आयरन, सबसे नीचे वाली जो परत है निफे, वहाँ पर पाया जाता है। अब हम इस चीज़ से ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि जो सबसे अंदर का भाग है वहाँ पर आयरन पाया जाता है, मतलब कि वहाँ पर लोहा पाया जाता है, कि इसका मतलब है कि उसका लोहे का जो तापमान, लोहे का जो एक तरीके से घनत्व, हाँ, घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर हम सबसे ऊपर की बात करें, जहाँ पर जिसके अंतर्गत सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाए जाते हैं, तो हम देखेंगे जो एल्युमिनियम है उसका जो घनत्व है वो सबसे कम है इन सारे तत्वों के अंदर। तो इस तरीके से हम इसका आइडिया भी लगा सकते हैं, और साथ ही चाहें तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं एल्युमिनियम और लोहे के घनत्व के लिए। हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस पदार्थ के रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंतर्गत हुआ यह पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए। हल्के भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा गया। यानी कि जब ये जो हल्के पदार्थ ऊपर आने लगे और जो भारी पदार्थ हैं वो नीचे जाने लगे, तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई इसे विभेदन के नाम से जाना गया, यानी कि डिफरेंशिएशन के नाम से इसको जाना गया। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान जब भीषण संकट, यानी कि बहुत ही बुरी तरीके से जो है वो एक तो कहें कि इनका आपस में आकर टकराना, संकट का मतलब है यहाँ पर टकराना, और भीषण संकट मतलब कि इस तरीके से टकराना कि काफ़ी भारी जो इससे नुकसान हो। इसके कारण पृथ्वी का जो तापमान है वो फिर से बढ़ गया और फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का जो पदार्थ है अनेक परतों को में अलग हो गया, और पृथ्वी का जो धरातल है उससे करोड़ तक कई परतें पाई जाती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो परपटी, प्रावार, इनकी मेंटल और बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़। पृथ्वी के ऊपरी भाग में आंतरिक भाग तक पृथ्वी का जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर से लेकर अंदर तक की चीज़ों को देखते हैं कि जो ऊपर से लेकर के हम देखेंगे तो उसका घनत्व सबसे कम होगा। फिर जितना जितना हम अंदर को जाएंगे उसका जो घनत्व लगातार बढ़ता जाएगा। हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। यानी कि ये सारी जो परतें हैं पृथ्वी के अंदर की, इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। ठीक है। वायुमंडल व जलमंडल का विकास। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। जैसा कि हम जानते भी हैं, वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में बताई जाएगी। यानी कि पूरा जो वायुमंडल है इसके बारे में हम 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास यानी कि इसकी कमी हुई। दूसरी अवस्था में क्या हुआ कि जो पृथ्वी है उसके भीतर से निकली हुई जो भाप है और जलवाष्प है वो वायुमंडल के विकास में सहयोग किया उसने। अंत में वायुमंडल की जो संरचना है वो जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस ने संशोधित किया।
प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से वो दूर हो गया। यानी कि जब सूर्य की जो ऊर्जा है वो पृथ्वी के ऊपर पड़ी, तो इस वजह से जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी या तो वो ख़त्म हो गई या फिर जो है वो इससे बहुत ही दूर हो गई। ठीक है। वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर ऐसा हुआ था, केवल पृथ्वी पर ऐसा नहीं हुआ। अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर ऊर्जा के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या फिर समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। फिर उसके बाद पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान, यानी कि जब पृथ्वी ठंडी हुई और इसका विभेदन हुआ, बड़े बड़े जो वो भारी ज़्यादा घनत्व वाले जो पदार्थ वो अंदर गए और कम घनत्व के ऊपर आए, तो इससे क्या हुआ कि जो पृथ्वी है उसके पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बहुत सी गैसें व जलवाष्प उससे अंदर से बाहर को निकले। इसी से आज वायुमंडल का उद्भव हुआ है। यानी कि पृथ्वी के अंदर से ही बहुत सारी जो गैसें हैं वो निकलनी शुरू हो गई और साथ में जलवाष्प भी। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में थे और स्वतंत्र ऑक्सीजन की जो है वो बहुत ही कमी थी। यानी कि जब शुरू में इस पृथ्वी के अंदर से जब ये जो गैसें हैं वो निकली थी, तो इन सारी गैसों की जो मात्रा है वो काफ़ी थी, बहुत ही ज़्यादा थी, और जो ऑक्सीजन है वो उसकी जो मात्रा थी वो बहुत कम थी। फिर उसके बाद जब वह प्रक्रिया जिसे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहा गया। लगातार फिर उसके बाद जब ज्वालामुखी के विस्फोट हमें देखने को मिले, लगातार जब ज्वालामुखी के जो विस्फोट है वो हुए, तो उससे क्या हुआ कि जो वायुमंडल के अंदर में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो बढ़ने लगी और जो जलवाष्प वो भी बढ़ने लगा। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प व संघनन शुरू हो गया। यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी जो है वो ठंडा होती गई, तो उसके अंदर जलवाष्प का जो संघनन है, यानी कि जो जलवाष्प का इकट्ठा होना है वो भी शुरू हो गया। और जो वायुमंडल है उसमें उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है, उसके वर्षा के पानी के रूप में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। यानी कि इससे जो है वो जब इसके अंतर्गत जो वर्षा हुई, तो फिर इससे क्या हुआ कि जो इसका तापमान है वो और भी ज़्यादा घटने लगा। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा संघनन हुआ और बहुत ज़्यादा वर्षा हुई। धरती के धरातल पर वर्षा का जो जल है वो गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जैसे कि जिससे क्या हुआ कि जो महासागर हैं वो बन गए, और जो पृथ्वी पर उपस्थित महासागर हैं वो पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ वर्षों के अंतर्गत बने हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो महासागर हैं वो 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ सालों पहले जीवन का विकास प्रारंभ हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ सालों पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में बढ़ी है वो महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन में से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्षों पूर्व पूर्ण रूप से भर गई। अब हम देखते हैं कि जो जीवन की उत्पत्ति है वो किस तरह से हमारी पृथ्वी पर हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। यानी कि जब शुरू में हमारी जो पृथ्वी है इसका निर्माण हुआ था, तो इस पर उस समय पर जीवन संभव नहीं था। धीरे धीरे ही इसका विकास हुआ, फिर उसके बाद जो है वो जीवन संभव हुआ है। आधुनिक वैज्ञानिक जो है वो जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जैव यानी कार्बनिक अणु बने और उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था, यानी कि इकट्ठा हुए, जो जैविक अणु थे वो इकट्ठा हुए। ये इस तरीके का था जो अपने आप को दोहराता था, पुनः बनने में सक्षम था और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सकता था। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में हैं। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। यानी कि जो हम देखते हैं कि जो बहुत ही पुरानी 300 करोड़ साल जो पुरानी हमें पृथ्वी के जो भूगर्भ में पाई जाने वाली जो शैवाल है, उसकी संरचना बिल्कुल आज की जो
हाँ, आज की जो सवाल है उससे बिल्कुल मिलती जुलती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इसी वजह से कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्षों पहले आरंभ हुआ। एक कोशीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। जो भूवैज्ञानिक काल मापक्रम पृष्ठ 18 में दर्शाया गया है, यानी कि ठीक है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला मापक्रम, भूवैज्ञानिक काल मापक्रम। सबसे पहले जो है वो इयोन है, काफ़ी बड़ा, फिर उससे छोटा एरा, फिर पीरियड, इपॉक, एज, इस तरीके से जो है इसको बांटा गया है। हम बात करें तो इयोन, महाकल्प, कल्प, युग, आयु या फिर आधुनिक वर्ष पहले, ठीक है, इस तरीके से जो है इसको बांटा गया है। और इसके अंतर्गत भी बहुत सारे जो भाग हैं वो आते हैं। इयोन के अंतर्गत आते हैं प्रोटोजोइक, आद्य महाकल्प, ठीक है, आप यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ये कहाँ पर किसको किस तरीके से बांटा गया है। ओके, या फिर मैं इसके लिए आपके एक अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी, यह था आज का हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।